Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is ionic equilibrium lecture number 11 and guys this is salt hydrolysis part 2. लेक्चर नंबर 10 में हमने समझा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कोर कॉन्सेप्ट को कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझा था, फिर हमने समझा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिकली हाइड्रोलिसिस में जो भी ड्रामा हो सकता है वो सब कुछ हमने समझ लिया था. तो आई होप वो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की चीजें बहुत आसान है. जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है. अब जो बचा खुचा सेक्शन है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, उसमें सेम पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिपीट होगा. तो फटाफट लास्ट क्लास का एक बार रिकैप देख लेते हैं और उसके बाद आज के टॉपिक पे आ जाएंगे. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक हमने पढ़ा था CH3COONA, है ना. इसका हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा था, हमने देखा था इसके लिए ढेर सारे फॉर्मूले आए थे कुछ इस तरीके से. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया था KW/Ka ऑफ एसिटिक एसिड, है ना. K किसका था यहाँ पे, एसिटिक एसिड का, क्योंकि जब हमने हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन लिखा था तो क्या लिखा था, CH3COO माइनस प्लस H2O, दिस गोज टू क्या बना लेगा भाई, CH3COOH और प्लस देखो माइनस है H प्लस वाटर से ले लेगा और बच जाएगा OH माइनस. ठीक है, तो जो यहां पे बन रहा था उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से क्या करना है, KW को डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि KH के बराबर है. नेक्स्ट में हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H निकाला था, नेक्स्ट में हमने pH निकाला था, pH का आया था ये फॉर्मूला. एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि OH माइनस हमें मिल रहा है. क्लियर. नाउ अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट के साथ, देखते हैं क्या कहानी होगा हाइड्रोलिसिस की. जैसे अगर हम बात करें सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विक्वेस, वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और विक्वेस के रिएक्शन से बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर ली NH4Cl, है ना. NH4Cl की बात कर लेते हैं. तो NH4Cl इसी कैटेगरी में आएगा. अब तो ये आपको एकदम दिख जाना चाहिए, Cl माइनस आया होगा HCl से, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड से, NH4 प्लस आया होगा NH4OH से, मींस ये जो हमने सॉल्ट लिया है वो कैसे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड और विक्वेस के रिएक्शन से बना है. क्लियर. हाँ, अब देखो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl दिया रहे, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि वो HCl और NH4OH का अमाउंट दिया रहे, आपको रिएक्शन करवा के पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फाइंड करना पड़ेगा. जैसे इस तरीके से NH4OH प्लस HCl, ये क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा NH4Cl प्लस वाटर. एसिड बेस रिएक्शन रिवर्सल लिखना है. ठीक है. हाँ सर, तो इसका भी अमाउंट दिया रहेगा, इसका भी अमाउंट दिया रहेगा. जैसे 100 ml, है ना, 0.1 m ये दे दिया, 200 ml 0.1 m ये दे दिया. तो पहले क्या करेंगे भाई, मिली इक्विवेलेंट दोनों का निकाल लेंगे. ठीक है, बराबर मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, उतना ही ये मिली इक्विवेलेंट NH4Cl बनेगा. फिर उसका मोलर कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, है ना. तो कंसंट्रेशन आपको जेई मेन वेन में तो और नीट में तो पहले क्या डायरेक्ट ही देता था, लेकिन अभी थोड़े से चेंज हो रहा है ट्रेंड. 2019-20 के क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा कि अब थोड़ी सी शिफ्टिंग जो है वो पहले के जेई एडवांस पैटर्न पे हो रही है. जेई मेन की जो पहले जेई एडवांस में क्वेश्चन आते थे वैसे डाइवर्जेशन अब जेई मेन पूछने लगा है. और 2020 में जो जेई एडवांस का पेपर आया वो जेई एडवांस के इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था. तो आप समझ सकते हो कि किस मूड में है लोग अब, है ना. मतलब एग्जाम ऐसा नहीं है, अब वो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि टॉपर्स भी बोल देते थे कि हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, बहुत हेल्प मिली थी और पास हो गए थे. वो सब अब ट्रेंड खत्म. ठीक है, एनसीईआरटी सब ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, इनऑर्गेनिक में बनेंगे और थोड़ा सा ऑर्गेनिक में बनेंगे. मैं कहता हूं कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. खैर फिजिकल में तो आपको बिल्कुल जेई एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब आपका जेई मेन अच्छे से क्लियर हो पाएगा. ठीक है, तो सपोज दैट, है ना, हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आगे. ठीक है, कि लेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl, दिस इज इक्वल टू C मोल पर लीटर. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि NH4Cl जैसे ही वाटर में, जैसे आपने जो सॉल्यूशन बनाया NH4Cl का वो तो वाटर में ही बनाया ना, तभी तो आप क्या लिख रहे हो भाई, ये जो आप लिख रहे हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl दिस इज इक्वल टू C मोल पर लीटर, ये सॉल्यूशन में तो डिफाइन है ना.
ठीक है, चलो NH4Cl एक्वस फेज में आयोनाइज कर जाएगा, इसमें NH4+ में एंड Cl- में, रिवर्सिबली की रिवर्सिबली। कॉन्सेप्ट याद रखना है, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा, ठीक है। सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इरिवर्सिबली 100% आयंस में आयोनाइज कर जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जब ये आयोनाइज नहीं किया होगा तो इसका कंसंट्रेशन C मोलर, तब ये और ये नहीं था, लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइनली, ये तो पूरा खत्म और रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो ये C मोलर और ये क्या बनेगा C मोलर। देखो जहां पे आप मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे वहां पे आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, बाकी हर जगह रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जहां भी मोलर के टर्म में बात करेंगे ना, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ अब हम ध्यान से देखते हैं कि अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं NH4Cl का हाइड्रोलिसिस, तो लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मींस सॉल्ट जैसे ही एक्वस फेज में आया तो आयंस में ब्रेक हो गया, मींस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस मींस आयंस का हाइड्रोलिसिस। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, आयन तो दो बने, NH4Cl बना और Cl- बना। Cl- कहां से आया होगा, HCl से। क्या यह स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, हां सर यह स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो क्या यहां पे Cl- जो है ये क्या हो गया, स्पेक्टेटर आयन हो गया। क्या ये स्पेक्टेटर आयन हो गया, हां सर, क्लियर। स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, ये देख रहा है चुपचाप, है ना। जैसे अगर बात करते हैं शादी की, मान लो लड़के की शादी होती है तो भैया दूल्हा ही शादी करेगा ना, बाकी तो बारात बस देखने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही है Cl-। यहां पे शादी किसकी होगी, शादी होगी NH4+ की, Cl- तो बाराती में गया है, ठीक है। Cl- कहां गया भाई, बाराती में गया है, इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, लास्ट क्लास में लॉजिक समझाया था, क्लियर। हां सर, तो अब लिख दो ना हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस का अगर हम लिखते हैं रिएक्शन तो बेसिकली क्या हो जाएगा, NH4+ प्लस H2O, और हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन हमेशा क्या लिखना है, रिवर्सिबल, ठीक है। तभी तो KH डिफाइन हो रहा है, सोचो तो यार, कॉमन सेंस की बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हो, ठीक है। हाँ चलो, तो NH4+ प्लस H2O क्या होगा, ये प्लस है, वाटर्स क्या खींचेगा, माइनस वाला पार्ट, तो NH4OH- खींच लेगा तो NH4OH बन गया, और यहां पे क्या फिर H+ मिलेगा, क्लियर। हाँ सर, बात समझ में आया। अच्छा, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, KH बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ NH4Cl, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू, बताओ ट्रिक बताया था, KW को डिवाइड करें किससे, जो यहां पे वीक वाला पार्ट बन रहा है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से। NH4OH बन रहा है, ये क्या है, विकवेस है, तो क्या करना है यहां पे, KB ऑफ NH4OH से डिवाइड कर देना। मैं इतना प्रिसाइजली क्यों बता रहा हूं कि जैसे कई बार क्या होता है ना, अगर मैं यहां पे सिर्फ ये लिख देता कि KH इक्वल टू KW/KB, और मैं ये ना बोलूं कि NH4OH का है किसका है, तो जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान समझना। जेई एडवांस में ये NH4OH तो क्या है, NH4OH जो है वो वीक मोनो एसिडिक बेस है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही KB दिया रहेगा। लेकिन अगर मान लो पॉली एसिडिक बेस दे दे, तब तो वहां पे KB1 भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, KB2 भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो कौन सा KB यूज करो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए ना, हाँ या ना। हाँ, इसलिए यहां पे कौन सा KB यूज करना है, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में इधर बन रहा है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करना है। लिख लेना गुजराती में, हिंदी में, जो तुम्हें समझ पड़ता है, कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखते हैं तो KH निकालने के लिए KW को उससे डिवाइड करेंगे, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, जो फाइनल यहां पे प्रोडक्ट में बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बोल नहीं हुआ। चल एक एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो मैंने कराया S2- का हाइड्रोलिसिस, तो S2- का कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा भैया, देखो ये माइनस है, इधर से प्लस वाला पार्ट खींचेगा, मतलब ये बना लेगा HS- और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा OH-। हाँ या ना, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इस रिएक्शन का अगर आपको KH लिखना है तो KW अपॉन क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HS-, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HS-, ये होगा। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ लिया, K से डिवाइड कर, किसके K से, आपको पता है क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो K1 ऑफ H2S दिया रहेगा और K2 ऑफ H2S दिया रहेगा। अब बताओ K ऑफ HS- तो दिया ही नहीं, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो भैया इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं ना H2S जब पहली बार आयोनाइज करेगा तो H+ और HS- बना रहा है, तो K1 हमें नहीं चाहिए भाई, ये तो क्या है, फॉर्मेशन,
कांस्टेंट ऑफ HS माइनस हो जाएगा। हमें चाहिए HS माइनस का डिसोसिएशन, ये तो हो रहा है सेकेंड स्टेप में। इसका मतलब इसके लिए क्या डिफाइन होगा भाई, Ka2 इस रिएक्शन के लिए। मींस अगर मुझे, ध्यान से समझ में आया क्या? हाँ सर, अगर मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है जो कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ H2 माइनस हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, KW अपॉन Ka2 ऑफ H2S। क्लियर? हाँ या ना? देखो बहुत प्रिसाइजली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आधा अधूरा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर, वापस आ जाए अपने क्वेश्चन पे, इसको हटा दूं, मिटार दूं, बिहार यूपी में बोला जाता है मिटार दें। बच्चा बोलता है हाँ सर मिटार दीजिए ना। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़े, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ जाओ सर। ठीक है, तो एट T इक्वल टू 0 की बात कर ले तो T इक्वल टू 0 पे NH4 प्लस कंसंट्रेशन क्या है, C मोलर है। उस टाइम ये नहीं बना है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, यहां भी फाइनली मत लिख देना, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम ही होगा। C माइनस एक्स, दिस विल बी एक्स एंड एक्स, ठीक है। अच्छा, केस तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्स अगर निकाल देते हैं तो एक्स किसके बराबर होता है, CH के बराबर होता है ना, तो यहां से क्या करेंगे हम, H निकाल देंगे XY करके। क्लियर? नाउ अगर हम KH को लिखे प्यार से तो ये बेसिकली क्या होगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो NH4OH कंसंट्रेशन इनटू H प्लस कंसंट्रेशन अपॉन NH4 प्लस कंसंट्रेशन, मींस दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। हाँ या ना? हाँ सर। KH है कितना भाई कि अच्छा ये x नेग्लिजिबल होगा कि नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में बताया था, लास्ट क्लास लिखवाया था कि अगर आपका क्या है, KH क्या लेस और इक्वल टू 10 का पावर माइनस 5 है तो C माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, ये C के बराबर हो जाएगा। और आपका NH4OH का जो देगा KB वो इसका लिए 10 का पावर माइनस 5 के ऑर्डर का होगा, तो ऑब्वियस सी बात है KH जो है वो 10 का पावर माइनस 9 के ऑर्डर का आ जाएगा, नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो एक्स स्क्वायर है ये क्या आ गया, KH इंटू C आ गया, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे पुराना ही तो कॉन्सेप्ट है सर, वही पीएच का फॉर्मूला लिख दो ना, वहां भी तो ऐसे ही आया था। ध्यान से देखना, उस रिएक्शन में OH माइनस बन रहा था, यहाँ पे H प्लस बन रहा है। क्लियर? हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलो बात करें आगे। हाँ सर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की सर हम तो वैसे कोई वैल्यू देते नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख दो, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा, x की वैल्यू भी है कुछ, मान लिया, क्या जाता है मानने में। और x को सर हम लिखते हैं सर CH, x को हम क्या लिखते हैं सर CH, तो CH की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगी रूट अंडर KH इंटू C। तो सर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी KH इंटू C अपॉन C स्क्वायर। सर इधर तो सीधा, अरे बुड़बक, बिहार में ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ए बुड़बक सुनो, अपॉन C करोगे ना, हाँ, तो अभी जब पूरे में स्क्वायर रूट लगाना है तो C स्क्वायर ही तो करोगे ना। जी हाँ, लालू जी अगर पढ़ा दे तो ऐसे ही पढ़ा दे। धत बुड़बक, तुम इतना भी नहीं समझे। अरे देखो इस C को उठाओ ऊपर से और नीचे पटक दो, और नीचे पटकोगे तो ये अपॉन में क्या आएगा, बट्टे में C आएगा ना। हाँ आएगा। अरे तो स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो C स्क्वायर नहीं होगा। लालू जी ऐसे ही पढ़ा दे। हाँ सर, बात तो आपने सही कही लालू जी। ठीक है, अब क्या करे लालू जी बताओ। तो अरे कुछ मत करो पगले, देखो E स्क्वायर है और इसका पावर 1 है, तो एक हो तो C कैंसिल हो जाएगा, है ना। तुम सोच रहे होगे सर आज लालू जी कैसे बन गए। अरे मैं नहीं बना, ऐसे ही कर रहा हूं, कुछ ट्राई करते नहीं, है ना। ये हो जाएगा H अपॉन रूट अंडर KH इंटू C, है ना। जिसको कि अगर हम प्यार से लिखें तो KH की वैल्यू यहां पे क्या है, KH की वैल्यू है KW अपॉन KA इंटू C। तो दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4Cl। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया। तो अगेन देखो, तो ध्यान से समझते हैं, दोनों में यहां पे KB होगा ना यार, यहां पे KB है। क्लियर? हाँ, ध्यान से समझते हैं। जब हमने यहां पे देखो, ये जो हमने पढ़ा वो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कहानी करा है। लास्ट क्लास में हमने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी करी थी। ठीक है, तो जब वीक एसिड लिया था तो H में देखो तो एक्सप्रेशन में यहां पे A आ रहा, KA आ रहा था। ठीक है, बिकवेस ले लिया तो यहां पे क्या आ गया, KB आ गया। क्या H का एक्सप्रेशन दोनों का सिमिलर नहीं है, बस यहां पे KB आ गया। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें,
KH के लिए यहां पे K के जगह पे क्या आ गया, K भी आ गया। मतलब जो हम वीक बेस ले रहे हैं तो K को किससे रिप्लेस करना है, KB से रिप्लेस करना है। H प्लस को किससे रिप्लेस कर देना है, OH माइनस से रिप्लेस कर देना है। कहानी खत्म। ठीक है, चलो 2 का तो आंसर आ गया, 2 का आंसर आ गया कि KH निकाल दिया हमने, KH निकाल दिया। ये क्या है अपना KW अपॉन KB ऑफ NH4OH है। सेकेंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको हम H बोलेंगे, ये क्या है रूट अंडर KW और नीचे में आएगा 2 टर्म। तो यहां पे वीक कौन है, वीक बेस है, तो उसके लिए KB लिख दो और एक टर्म जो बचा है वो C होगा। ठीक है, अब थर्ड में हमें निकालना है pH। थर्ड में हमें क्या निकालना है, pH निकालना है ना, pH कैलकुलेशन, pH कैलकुलेशन। तो pH कैलकुलेशन की बात करें है ना, तो ध्यान से देखते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को। क्या H प्लस डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, अरे सर दिखाई दे रहा है। और H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, X के बराबर है ना। तो H प्लस कंसंट्रेशन दिस इज इक्वल टू X एंड X इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू रूट अंडर KH इंटू C। देख सकते हो जैसा X इज इक्वल टू रूट अंडर KH इंटू C। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ये अपना H प्लस है जिसको हम रूट अंडर KH इंटू C बोल रहे हैं, KH को लिख दो ना कुछ, क्या लिखें, KW अपॉन KB इंटू क्या हो गया, C हो गया। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू H प्लस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, H प्लस। क्लियर, हाँ सर। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर यहां पे आपको PH लिखना हो, क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ लॉग ले लोगे, तो लॉग H प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो क्यों नहीं लिख सकता है तू, देख जरा। H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन दिस इज इक्वल टू KW इंटू C अपॉन KB का पावर हाफ। जब दोनों तरफ तू लॉग लेगा, डायरेक्ट भी थोड़ा लिखना सीखो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, जिसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा, वो अभी थोड़ा समझेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो पूरे में लॉग लगाओगे तो पावर तो बाहर आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग KW इंटू C अपॉन KB। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में उसको प्लस में लिखो और जो डिवीजन में उसको माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये चाहिए, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, PH। PH कैसे, माइनस लॉग H प्लस। अगेन क्या तुम्हारे चचा विधायक हैं, नहीं है, नहीं है तो हर जगह सही करना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ माइनस थोड़ी लगाओगे, राइट साइड में भी माइनस लगाना पड़ेगा, तभी कोई फर्क नहीं आएगा इस एक्सप्रेशन में। हाँ सर समझ गया, तो हर एक टर्म में माइनस लगाना पड़ेगा, यहां माइनस फिर यहां माइनस। ठीक है, हाँ, तो माइनस लॉग H प्लस ये क्या हो जाएगा, PH। ये अगले स्टेप में लगाना, तुम ऐसा नहीं कि प्लस माइनस लिख रहे, अरे रिवीजन के बाद, रिवीजन के टाइम कर, ये क्या कर दिया है, प्लस होगा कि माइनस होगा, तुम अगले स्टेप में कर लो, हम ये भी कर लेते हैं, हमारे पास फैसिलिटी इसी में डाल सकते। ठीक है, PH दिस विल बी इक्वल टू हाफ माइनस लॉग KW मींस क्या, PKW, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लॉग C, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग के भी हमें नहीं चाहिए, ये तो हमें क्या चाहिए, माइनस लॉग के भी चाहिए, तो माइनस ऑफ PKB ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C, है ना। ये हो गया आपका PH का फॉर्मूला, कब, फॉर सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, हाँ, उसके हाइड्रोलिसिस से जब pH निकालेंगे, मतलब जब आप सॉल्ट बनाते हो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो उसका अगर आपको pH निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब एक टेंशन है, टेंशन क्या है मैं बताता हूं। देखो पिछला वाला फॉर्मूला देखो, सब प्लस में था, तो इसको तो याद करना कोई टेंशन नहीं है। वीक एसिड कंपोनेंट कौन सा वीक लिया था, एसिड वाला वीक लिया था, तो यहां पे क्या आया था, pKa आया था। ठीक है, ये तो सही है, ये तो याद हो गया। अच्छा, अब इसको जरा देखो, टेढ़ा है कि नहीं है, माइनस यहां पे याद रख पाओगे। एक बात तो समझ में आता कि यहां पे कंपोनेंट वीक वाला कौन है, बेस है, तो यहां तो PKB आने वाला है, और एक तो PKW टर्म, ये दो टर्म फिक्स है, और एक लॉग C वाला टर्म आएगा। लेकिन कहां माइनस कहां प्लस, एग्जाम में याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अब चलो मैं तो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर भी जिनको कहना है कि नहीं सर हमको तो फॉर्मूला ही चाहिए, जो कि होल्ड नहीं करेगा, अब जेईई मेन में भी क्या बताया, लास्ट क्लास का क्वेश्चन याद है, पूछ जो लगाया था वैसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तुम PYQ तो देखो यार, एटलीस्ट एक बार PYQ देखो कितना तगड़ा, मैं तो खुश हूं यार। 2020 का पेपर देखा तो 2019 से भी तगड़ा आया था, किसी की शिफ्ट में बहुत इजी आ गया था, किसी की शिफ्ट में जेईई एडवांस, तो तुम्हारा शिफ्ट कौन सा क्या पता। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आए, बहुत इजी, 2-4 शिफ्ट में आया है,
समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो जिनको याद करना है, मैं क्या कहूंगा कि बेस वाला जब भी आए ना, वीक कंपोनेंट बेस है, तो आप पीएच मत याद रखो, पीओएच याद रखो। पीओएच आसानी से याद हो जाएगा। कैसे कैसे? पीएच देखो मैं फॉर्मूला डिराइव करके देता हूं जिनको याद करना है, ठीक है? सबका मतलब क्या कहते हैं, दवाई है। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पीके डब्ल्यू, तो क्या यहां से पीओएच जो होगा ये क्या होगा, पीके डब्ल्यू माइनस पीएच होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पीके डब्ल्यू एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी माइनस लॉग सी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कर दी सर आपने। ये हो जाएगा पीके डब्ल्यू माइनस हाफ पीके डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस, और हाफ तो सब में ही है, तो हाफ पीके बी और माइनस माइनस प्लस प्लस हाफ लॉग सी, ऐसा होगा। पीके डब्ल्यू माइनस हाफ पीके डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, हाफ पीके डब्ल्यू प्लस हाफ पीके बी प्लस हाफ लॉग सी। अब हाफ अगर हर जगह से कॉमन ले लो बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, पीके डब्ल्यू प्लस पीके बी प्लस लॉग सी। और ये किसका फॉर्मूला आया है, पीओएच का। तो जिनको रट्टा मारना है ना, वो पीओएच का फॉर्मूला मार ले। किस केस में, किस केस में, फॉर सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। काफी सिमिलर बन गया। जब यहां पे देखो एसिड वीक था तो क्या लिखा, पीएच लिखा और हर जगह प्लस आया। एक पीके डब्ल्यू वाला टर्म आएगा, एक पीके आएगा और एक लॉग सी आएगा। ठीक है, जब हमने वीक बेस ले लिया तो बेस ले लिया, एच के जगह पे ओएच लिख देना है, पीओएच लिख दिया, और के जगह पे केबी लिख देना है, कोई टेंशन नहीं। तो फॉर्मूला भी जिसको याद करना है ऐसे याद करते हैं फॉर्मूला वहां से, है ना? तुम लोग इसको याद करोगे और गड़बड़ करोगे। तुमको अगर फॉर्मूला याद करना तो ये याद कर लो, है ना? डायरेक्ट जेईई मेन में एक बार 2016 में फॉर्मूला ही पूछ दिया था, तो ऐसे याद करेंगे हम। ये क्यों याद करेंगे, ये याद रहेगा। हमें पीएच निकालना है, पीओएच मालूम है, फिर से क्या कर देंगे, पीके डब्ल्यू माइनस पीओएच कर देंगे, पीएच वाला फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। इसको करने में, रिवर्स जाने में कितना सेकंड लगेगा, मुझे ड्राइव करने में समझाते हुए 40 से 50 सेकंड लगा है, तो तुमको तो सॉल्व करते हुए 30 सेकंड लगेगा। क्लियर? हाँ सर, आई होप की बात आपको समझ में आ गया। तो पीएच का फॉर्मूला भी निकाल दिया। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, है ना? तो फोर्थ में लिख लेना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक। क्लियर? तो आई होप कि ये वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है अच्छे से, है ना? पूरा पढ़ लिया प्यार से एकदम, देख लो। देखो पैटर्न बिल्कुल सेम है कि नहीं है। आपको हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन में H+ या फिर OH- देखना होता है, वहां से पीएच आएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसी कहानी ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, NaCl लिया हुआ है। ठीक है, तो NaCl की अगर हम बात करें तो यहां पे Na+ भी क्या है, स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, और Cl- भी क्या है, स्पेक्टेटर आयन ही है। मीन जिसको शादी करना था, पापा ने शादी फिक्स किया, मान लो किसी लड़की के साथ, लड़का था तो लड़के के साथ फिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन उस लड़के का चक्कर किसी और सुंदर कन्या के साथ चल रहा था, तो वो उसके साथ भाग गया। ठीक है, तो अब तो बस बाराती ही जा रहे है ना, मतलब वहां पहुंच गए तब पता चला कि गाड़ी में तो दूल्हा है ही नहीं। ठीक है, तो वही बात हो गया, मतलब यहाँ पे सब क्या स्पेक्टेटर आए हैं, कोई शादी करने वाला है नहीं यार, मतलब किसकी शादी होगी, होगी नहीं शादी, फिर क्या भाई न्यूट्रल होगी कहानी, फिर न्यूट्रल होगी, बोला शादी नहीं करेगा तो अब क्या, बाराती और दूल्हा का मतलब क्या है, चलो सब घर चलो। ठीक है, तो इसका मतलब Na+ और Cl- दोनों ही क्या है, स्पेक्टेटर आयन है। इसका मतलब यहां पे किसी भी आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, दैट इज नो हाइड्रोलिसिस, दैट इज नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट टेक्स प्लेस। अब देखो मुझे इतना बोल के आगे मैं निकल जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं एक भी इत्तू सा कॉन्सेप्ट ना मिस हो। याद करो जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा था और जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया था, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस वर्ड भी यूज नहीं किया था। डायरेक्ट क्या करते थे, H+ का मिलीमोल OH- का मिलीमोल निकाल देते थे, जिसका ज्यादा होता था वो बच जाएगा, तो उसका मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम करते थे, कंसंट्रेशन आता था, उससे पीएच या पीओएच जो भी है निकाल लेते थे।
तो वहां पे हाइड्रोलिसिस वर्ड का यूज इसीलिए नहीं किया था क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके सॉल्ट बनाएंगे तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मींस क्या, फिर सिंपल कॉन्सेप्ट देखना है कि इन दोनों में ज्यादा कौन है और कितना ज्यादा है। चमका, अरे चमका है नहीं चमका, बोले यार, हाँ यार, हाँ सर। मीन्स यहां पे अगर बात कर ले, मीन्स यहां पे अगर हम बात कर ले NaCl सॉल्यूशन हम बनाते हैं, NaCl सॉल्यूशन बनाते हैं, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ NaCl प्रेजेंट है, सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। मीन्स इन दोनों में कोई भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ NaCl प्रेजेंट है, तो भाई इसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू नहीं, मतलब ये क्या कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बात क्लियर, न्यूट्रल होगा। क्या इसके लिए केस डिफाइन होगा, नहीं, पूछेगा भी नहीं। क्या इसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन होगा, नहीं, पूछेगा भी नहीं। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले कि पीएच कितना होगा, तो पीएच ऐसे सॉल्यूशन का 7 होगा, लेकिन कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, IIT ने पूछा भी है कि द पीएच ऑफ NaCl solution, the pH of NaCl solution at 85 डिग्री सेल्सियस will be ऑप्शन ए में दिया रहेगा 7, ऑप्शन बी में दिया रहेगा लेस देन 7, ऑप्शन सी में दिया रहेगा ग्रेटर देन 7, ऑप्शन डी में दिया रहेगा कांट बी प्रिडिक्टेड या फिर डेटा अनसफिशिएंट प्रिडिक्टेड। बताओ, माइंड ग्रो करना चाहिए, यही है जेई प्रिपरेशन का असली जो कहते हैं ना आउटकम, असली जो फायदा है। जेई में सिलेक्शन होना नहीं होना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, सोचने का पावर बढ़ना चाहिए। अब तुम बता दो, ऑप्शन फर्स्ट में 7 दिया है, बताओ जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ वो क्या करेंगे, 7 मार्क आएंगे ना, 7 मार्क आएंगे। क्यों, वो इतना तो जानते हैं भाई, गधा भी इतना जानता होगा अगर थोड़ा भी सीरियस पढ़ा होगा तो। NaCl है न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH 7, लेकिन वो इधर देखेंगे ही नहीं। जैसे ही देखो होता है एग्जाम में, जैसे देखा pH ऑफ NaCl 7, हम तो टाइम बचा रहे, अरे पगली ये तो देख लिया होता, 85 डिग्री सेल्सियस दिया, 25 नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो याद करो H+ और OH- दोनों ही बढ़ता था, क्योंकि Kw बढ़ता था, ठीक है। तो हमें तो pH से कम है, अगर H+ बढ़ रहा है तो pH क्या होगा, कम होगा। मैंने समझाया था कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, अब जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर पर वो लेस देन 7 pH पे ही मिल जाएगा, क्लियर। हाँ, और NaCl भी क्या है, न्यूट्रल है, तो उसका जो pH होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा, मींस ऑप्शन बी होगा। किसी कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, कंफ्यूजन, मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा, बोल। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हो, है ना, तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट में ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हाइयर टेम्परेचर पे ऐसे कहानी करनी है। अच्छा, जब हम अनइक्वल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो ऑलरेडी उसी कहानी कर चुके हैं कि कौन ज्यादा कौन कम वो निकाल लेते हैं, क्लियर। हाँ सर, अब लास्ट केस देखते हैं। ये वैसा केस है, ध्यान से समझना, ये वैसा केस है, मैंने याद करो सेकंड क्लास ऑफ आयनिक में या फर्स्ट में बोला था कि मैं इस चैप्टर में बस एक जगह फॉर्मूला यूज करने वाला हूं और हर जगह मैं बेसिक मेथड से जाऊंगा, ट्रेडिशनल चीज मैं फॉलो नहीं करूंगा, और वो आपके लिए फायदेमंद है इसलिए मैं फॉलो नहीं करना चाहता, ठीक है। फॉर्मूला बस इस केस में मैं, है ना, यूज करूंगा। पहले मैं डिराइव कर देता हूं और बाद में सिर्फ फॉर्मूला पे काम करेंगे ऐसे केस में, क्लियर। हाँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन तगड़ा, मतलब बड़ा हो जाता है, बाकियों का नहीं होता, ठीक है। और बाकी का तो आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे अगर मान लो हमने ले लिया है, क्या ले लिया, अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट हमने लिया है, इसका भाई फॉर्मूला CH3COONH4 है ना। हाँ सर, इसका नाम क्या होगा आप लिखोगे, NH4+, इधर अमोनियम एसिटेट होगा। चलो मैं ही बता दिया क्या। अच्छा, अब लेट इसका कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONH4 दिस इज इक्वल टू C मोल पर लीटर।
अगेन दे भी सकता है, नहीं तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा, वो भी कर सकता है। और ज्यादा पॉसिबल है कि रिएक्शन करवाने वाला है 2021-22 सीजन में। ठीक है, ध्यान से अब समझते हैं बहुत ज्यादा प्यार से कि अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो क्या करेगा भैया, टूटेगा किसमें, CH3COO माइनस और साथ में क्या बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा, हाँ या ना, ऑब्वियसली सर बनाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें कि एट T इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू C मोलर, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, हाँ या ना। तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात कर लें, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, खत्म, ये क्या बनेगा, C मोलर बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, C मोलर बनेगा। अब यहां पे देखना है कि भाई दूल्हा कौन है और बाराती कौन है, दूल्हा कौन है और बाराती कौन है। तो यहां पे देखें, अगर दोनों आयन को फोकस करें, तो एक है CH3COO माइनस आयन जो कि आया होगा एसिटिक एसिड से, मींस ये क्या है, विक का ही पार्ट है, और NH4 प्लस जो कि आया होगा NH4OH से, ये भी क्या है, विक का ही पार्ट है। तो इसका मतलब यहां पे तो दोनों ही दूल्हा है, स्पेक्टेटर आयन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखो लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, है ना, प्लस H2O, चूंकि दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो माइनस वाला है वो वाटर से पॉजिटिव पार्ट जोड़ लेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो वाटर से नेगेटिव पार्ट जोड़ लेगा। यहां पे H2O में H प्लस OH माइनस, ठीक है, तो H प्लस चला जाएगा, इसके साथ मींस क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, और NH4 प्लस OH माइनस इससे ले लेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा भाई, NH4OH बन जाएगा। बताओ H2O का दोनों कंपोनेंट तो ये दोनों से जाके जुड़ गया, क्या कहीं पे अब H प्लस और OH माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बड़ा टेंशन वाला बात है सर, पीएच कैसे निकालोगे अब। ठीक है, उसका टेंशन तो बाद में ले, पहले ये बता KH क्या होगा इसका, भाई जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या बोलते थे कि KW, और अपन जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बन रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे CH3COOH एसिड है तो इसके लिए K दिया रहेगा, NH4OH ये क्या है, बेस है और दोनों ही वीक है। ठीक है, तो इसके लिए अपना NH4OH के लिए K भी दिया रहेगा, CH3COOH के लिए Ka दिया रहेगा। तो KH कैसे निकालोगे, KW को इन दोनों से डिवाइड कर दो। एक आंसर तो सर मिल गया सर, एक आंसर मिल गया सर। सेकंड आंसर हमें खोजना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H खोजना है सर, एंड थर्ड में हमें खोजना है सर pH, और फोर्थ में हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन खोजना है। तो चलो अब देखते हैं भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे। प्यार से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चूंकि, है ना। तो एट T इक्वल टू 0 CH3COO माइनस भी क्या है, C मोलर, ये भी क्या है, C मोलर, तब ये नहीं बना है, ये नहीं बना है। जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आएगा तो C में से अगर X मोलर खर्च हुआ तो देखो ना, दोनों का क्या है, स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखोगे ना, बैलेंस्ड ही रहेगा, वो कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसमें बैलेंस करने कोई लफड़ा ही नहीं रहता है। ठीक है, ऑलरेडी वो बैलेंस ही होता है। C माइनस एक्स चेक कर सकते हो, C माइनस एक्स, ये बनेगा X और ये क्या बनेगा, X। ठीक है, अगर यहां से हम लिखना चाहते हैं KH, तो KH दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब KH को आप क्या लिख दोगे, ध्यान समझो, KH को आप लिख दोगे KW अपॉन KA इंटू KB, दिस विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन C माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ सर। तो अगर यहां से हम लिखना चाहते हैं x अपॉन C माइनस एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर KW अपॉन K इंटू KB। हमें तो h निकालना है, क्या x इक्वल टू CH है, हाँ सर। तो इसको लिख देंगे CH अपॉन C माइनस एक्स को हमने फिर से क्या लिख दिया, CH, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, CH अपॉन C अगर कॉमन ले लेते तो 1 माइनस H। ठीक है, हाँ, तो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर KW अपॉन KA इंटू KB। अगर यहां पे क्या है, इफ H माइनस 1 इज अप्रोक्स 1 मीन्स H इज नेग्लेजिबल, सॉरी 1 माइनस H इज 1, H इज नेग्लेजिबल विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो CC कैंसिल हो गया, ये क्या है, नेग्लेजिबल है, तो यहां से H की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई रूट अंडर KW अपॉन K इंटू KB। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगा इस सॉल्ट का, है ना, जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इतना आएगा।
अब ध्यान से समझना, जैसे हमने जब लिया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट बनाया था, तो यहां पे H क्या था, रूट अंडर KW, वीक वाला कौन है, एसिड है, तो K और एक टर्म क्या आएगा, C आएगा। जब हमने लिया था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग है ना एसिड, ठीक है, तो यहां पे H क्या आएगा, रूट अंडर KW, नीचे आना है, वीक बेस है तो एक टर्म तो KB हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म C होगा, क्योंकि हाँ। अब जब हमने लिया है वीक बेस और वीक एसिड, तो H क्या हो गया, देखो रूट अंडर KW तो लिखना ही है और डिवाइड करना है। यहां पे एसिड भी वीक है तो उसके लिए क्या आएगा, और दूसरा टर्म क्या है, बेस वाला भी आ गया, K भी आ गया, तो यहां पे C वाला टर्म ही नहीं आएगा। तो देखो याद करने वाले बच्चे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि देखो रूट अंडर KW तो लिखते हैं और नीचे फिर दो टर्म लिखना है। तो अगर एक ही वीक है तो एक का तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा, दूसरा टर्म के जगह पे क्या आएगा, C आएगा, ठीक है, मतलब है ना, समझ रहे हो बात को। लेकिन जब दोनों वीक हो गया तो C की जरूरत ही नहीं पड़ी, K और K भी आ गया। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो प्रूफ किया हुआ है तब बोल रहा हूं ना, ठीक है, वो तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का। अब यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में और जेईई में पूछा जाता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो वैसे सॉल्ट की जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे H घटेगा, क्लियर, सिंपल सी बात है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लें तो जो सॉल्ट इसके कॉम्बिनेशन से बना है उसका भी जो H है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में कभी C टर्म आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको हम स्मॉल h बोलते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of salt, is independent of concentration of salt formed by reaction of weak acid and weak base। तो जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट होगा C से। अब होता क्या है कि ऐसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोला जाएगा कि 0.1 m जैसे ले लिया NH4CN है ना, 0.1 m NH4CN सॉल्ट जब लिया गया तो दिया रहेगा कि इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो 50% है। कुछ लोग कहेंगे सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो फ्रैक्शन में होता है, लेकिन क्वेश्चन जब परसेंट में लिख दे तो हम उससे आर्गू थोड़ी करने जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा, फिर हम परसेंट में समझ रहे हैं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, क्लियर, उसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बोलेगा कि अगर हमने NH4CN का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर कर दिया तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा 100%, एक ऑप्शन में, दूसरे में 25%, सी में दिया रहेगा तुम्हारा 50% और डी में अपना दिया रहेगा नन ऑफ दिस। तो अपना आंसर क्या होगा, देखो जो ढंग से नहीं पढ़े हैं वो सोचेंगे यार 0.1 का 0.2 गया, डबल हो गया, तो या तो वो 100% कर दें या उसका आधा कर दें। तो दोनों ही फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया है, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, सी आएगा। बिकॉज NH4CN की बात करें तो ये कैसे बना होगा, NH4OH है ना, और Cn माइनस कैसे आया होगा, SCN से। SCN वीक एसिड है, NH4OH क्या है, वीक बेस है, मतलब जो NH4CN सॉल्ट बना है वो वीक एसिड वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कंसंट्रेशन आप चेंज कर दो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर, हाया ना, किसी को डाउट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग मिस कर जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है कहानी पीएच निकालने की, दो काम कर दिया, अब हम निकालते हैं पीएच, है ना, थर्ड में हम करते हैं पीएच कैलकुलेशन। देखो आज ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ये तो अब लास्ट थियरी है, ठीक है। अगले क्लास में, चूंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ आप भी और मैं भी, ठीक है, इसलिए अभी आप कॉन्सेप्ट सीख लो इस दो क्लास में, अगले क्लास में तगड़े क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि जब टॉपिक अच्छा हो तो उसके क्वेश्चन हमेशा फ्रेश माइंड के साथ करना, चाहे हम बात कर ले फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री, किसी में भी। जब आपके टॉपिक बहुत शानदार हो, लाजवाब हो, तो उसे क्वेश्चन हमेशा फ्रेश माइंड से करना। जो हार्ड टॉपिक हो उसको आप सुबह पढ़ना, रात में मत पढ़ना। क्लियर, ये सब स्ट्रेटजी होती है, कॉमन स्ट्रेटजी है, हर जगह आपको पता होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता है तो वो सीख लो ये, ठीक है, कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है
उसको आप रात में पढ़ा करो। उससे क्या होगा, आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, लेकिन अगर मान लो आपका फेवरेट नहीं आओ वो लेके बैठ गए ना रात में, तो तुम्हें नींद ही आएगी, फिर वो तुम सोओगे ज्यादा, पढ़ोगे कम, और लॉस होगा तुम्हारा। इसलिए जिसका भी फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है उसको थोड़ा सा रात में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो रात में क्या होता है, थोड़ी शांति रहती है, कंसंट्रेशन बन जाएगा अगर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, अगर आपने अनफेवरेट सब्जेक्ट को उस टाइम ले लिया तो आपको नींद आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया? हाँ सर। चलो बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन की। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए सर आपने जैसा कि बताया है कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसमें हम देखते थे H प्लस OH माइनस। बाकी पिछले दोनों केस में सर एक में OH माइनस दिख गया था फर्स्ट केस में, सेकंड में H प्लस दिख गया था। लेकिन यहां पे तो सर ना H प्लस दिख रहा है ना OH माइनस दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है CH3COOH और NH4OH। CH3COOH क्या है, वीक एसिड। NH4OH क्या है, वीक बेस है। अच्छा, अब H प्लस आएगा कहां से, ये वीक एसिड है तो आयनाइज तो करेगा, अरे एक्वस फेज में आयनाइज तो करेगा, 2%, 4%, 10%, 15% आयनाइज तो करेगा, पूरा आयनाइज नहीं करेगा, कुछ तो करेगा। सिमिलरली NH4OH कुछ तो आयनाइज करेगा, थोड़ा तो OH माइनस देगा। क्लियर? तो जब हम पीएच निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, फिर जैसे हमने ले लिया CH3COOH, तो ये आयनाइज करेगा, वीक एसिड है तो रिवर्सिबली आयनाइज करेगा, बनाएगा CH3COO माइनस और क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा। ठीक है, CH3COOH कितना बना था, CH3COOH कितना बना था, ये बना था अपना X, है ना। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें कि एट जैसे ये बना होगा उस टाइम की T=0 की बात कर रहे हैं, तो ये X बना था उस टाइम, ये नहीं था, ये नहीं था। लेकिन जब ये आयनाइज होगा और इक्विलिब्रियम आएगा तो X में से Y इसका घट गया, ठीक है, तो ये बनेगा Y और ये भी क्या बनेगा, Y। लेकिन जब आप लिखोगे, ध्यान समझना, मेरी बात को समझना, कि जब आप लिखोगे K ऑफ CH3COOH तो आप प्यार से क्या लिखोगे, आप लिखोगे CH3COO माइनस कंसंट्रेशन, H प्लस हमें दिखने लगा, H प्लस कंसंट्रेशन। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ रहा है, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा, 2 मिनट बस रुक जाओ। ठीक है, CH3COOH कंसंट्रेशन। क्लियर? हाँ सर। अब अगर आप ये करो कि y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, वाई इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू x, आपने गलतियां कर दी है। वैसे इसको करने का हमें कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी बात क्या है, यहां पे जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा वो y के बराबर होगा ही नहीं। अब देखो आपका डाउट सॉल्व होगा कैसे, y के बराबर होगा ही नहीं। क्यों भैया, CH3COOH आयनाइज हो रहा है और NH4OH ये भी तो वीक बेस है, क्या ये बैठ के मुंह थोड़ी देखेगा, ये भी तो आयनाइज होगा, है NH4OH प्लस एंड सॉरी NH4 प्लस एंड OH माइनस में। आपके मन में एक और सवाल आ गया होगा कि पिछले केस में भी तो सर बना था ना, पिछले केस में भी तो क्या कहते हैं, इस वाले केस में जो आपने लिया था वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सर यहां भी तो NH4OH बना था, तो इसका आयनाइजेशन क्यों नहीं दिखा है। अब यहां पे डायरेक्ट H प्लस दिख गया, मेजर सोर्स ये होगा H प्लस का, इधर से OH माइनस आएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, उसे कहानी नहीं करनी, डायरेक्ट H प्लस ही दिख गया। आप क्या चाहिए भाई, उस वो देवता खुद प्रकट हो गया। अब तुम कह रहे हो कि एकदम छोटू सा जो क्या कहते हैं इंसान है उसको लाके खड़ा कर दो उनके इक्विवेलेंट कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। अब यहाँ पे दोनों ही आदमी है, बस इंसान है। देखते हैं क्यों मैंने यहाँ पे H प्लस को Y नहीं लिखा, बनेगा तो Y, लेकिन यहां से तो कुछ तो OH माइनस मिलेगा ना अपने को, तो ये OH माइनस और H प्लस प्यार करेंगे ना, तो क्या H2O नहीं बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो इस कारण से H प्लस बना Y था, लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन Y रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्या भाई, कुछ अमाउंट तो H प्लस का OH माइनस से कंबाइन होके H2O बना चुका है। तो अब तो साला Y निकालने से भी कोई फायदा नहीं है, अब तो H प्लस को जुगाड़ से निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं जुगाड़ क्या हो सकता है। ध्यान से देख रहे हो ना, ये बड़ा मेथड है, इसलिए मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करवाता हूं लोगों को, ठीक है। नहीं तो मेरा एकदम बिल्कुल ही मन नहीं होता कभी भी केमिस्ट्री में कि फॉर्मूला यूज कर लो ना जी, मैं बहुत अगेंस्ट हूं इसके, क्योंकि उससे माइंड ग्रो नहीं होता और एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो फॉर्मूला बेस्ड लॉजिक क्या देते हैं ना, हमको टाइम कम मतलब लगता है ना सर, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, याद कर लो बेटा, पता ही चलता है फॉर्मूला से। और थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो तुम्हारा फॉर्मूला गया। जो बंदा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो जो पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन में पूछ लगाया था ना, वो भी सॉल्व कर लेगा। इन जो बंदा फॉर्मूला पढ़ा है वो भी सॉल्व करेगा, लेकिन गलत बस यही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो देख लो तुम किधर आना चाहते हो। बार बार मैं क्लास में डेली बोलता हूं, डेली कम से कम 5 मिनट में ये बोलता हूं कि अब वो क्या करना है, कैसे सीखना है।
अब जो बंदा इस चीज को अपने जिंदगी में उतार लेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, जो बंदा नहीं उतारेगा बाद में आके ब्लेम करेगा, बाद में आके ब्लेम करेगा। जेई तो जेई बहुत बड़ी चीज है, ये होता नहीं किसी का, हम क्यों करें, ये वो करे, ला कुछ भी, ठीक है। मतलब तुम्हारी स्ट्रेटजी सही नहीं थी, तुम मेहनत ढंग से नहीं किए। जहां बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जहां कम से कम 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है, और तुम 4 घंटे पढ़ के बोलते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ला जेई खराब है, हैं? कल हो के तुम कह दोगे आईआईटी खराब है, क्यों? तुम्हारे जैसे बच्चे तो गलती से कोटा से पहुंच भी गए तो वहां पे सेमेस्टर में उनका बैक लग जाएगा, तुम कह दो आईआईटी खराब है। तो गूगल पागल है, माइक्रोसॉफ्ट पागल है, हैं? जो इतने पैकेज दे के उठाते हैं लोगों को। और तुम्हारे ये लोकल यूनिवर्सिटी से, लोकल कॉलेज से पढ़ोगे, वहां कितना पैकेज जाता है, कभी ये पता किया तुमने? नहीं। तो अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो सैलरी भी तो उसी लायक पाओगे ना। कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम कितना कमाओगे। अभी इंजीनियर जो होते हैं, जो लोकल कॉलेज से पढ़े, उनकी सैलरी बता दो मुझे, 25,000 30,000 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है अभी के टाइम में, जब इतना साला इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और ओवरऑल देखे तो रिसेशन हुआ है, इकोनॉमी का मंदी हुआ है। और जब इन्फ्लेशन था, आज के 1 साल पहले तक ठीक ठाक था माहौल, तो उस टाइम भी 25 से 30,000 रुपया मिलता था लोगों को। तो डिसाइड करना तुम्हारे हाथ में है यार, कि अगर तुम्हें पैसे की कोई ज्यादा कमी है नहीं, तुम्हारे पापा करोड़पति हैं, अरबपति हैं, या तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे पापा तुमको कमा के देते रहेंगे, वो तुम्हारे लिए एक्चुअल में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम जिंदा हो तब तक वो भगवान से ऐसा बॉन्ड भरवा के आए हैं, तो उसकी बात अलग है, फिर तो बात ही नहीं करनी, फिर तो तुम राजकुमार हो, तुम्हें तो ये सब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम बोर्ड भी क्यों करोगे, वो राजकुमार हो, फिर तुम मौज करो यार, इधर घूमो उधर घूमो, उसके साथ घूमो उसके साथ घूमो, जो करना है वो करो। लेकिन अगर चाहते हो कि लाइफ में मैं कुछ करूं यार, इधर से निकलना चाहिए, मुझे निकलता ये वर्ड, तो मैंने लाइफ में किया कुछ, बताया था मैं कैसे घर में पैदा हुआ था, एक लेक्चर में बताया था कभी गैसी स्टेट में, और 21-22 साल की उम्र में मैं कैसे पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया अपने घर का, 21-22 साल की उम्र में जब चेंज कर दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन होता है, बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, अभी करना बाकी है, करेंगे भी, ये भी फिक्स्ड है। लेकिन जो बंदा जीरो से शुरू कर रहा है तो उसको टाइम तो लगेगा ना पहुंचने के लिए, तो मैं करूंगा भी, ये भी फिक्स्ड है। लेकिन अभी भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन तो है कि जहां से मैं आया था उससे तो बेटर लेवल पे हूं, और ये मैंने खुद किया है, पापा के पैसे से नहीं करा, खुद किया है। वो सेटिस्फैक्शन ना आप खरीद नहीं पाओगे, पापा तुमको 10 करोड़ भी दे देना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। और जिंदगी का मतलब वही है, हैप्पीनेस, ठीक है। ज्यादा हो गया, तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। चलो H+ कंसंट्रेशन इतना आ गया। अब अगर हम किसी तरीके से CH3COOH कंसंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस कंसंट्रेशन निकाल देना तो काम बन जाएगा। अब ये होगा कैसे सर, ये होगा कैसे, वही वाई तो है नहीं, ये अब क्या करें। देखो, जो तुमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखा है, तो इसका जो आपने KH लिखा था वो कुछ क्या लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था क्या कि इक्विलिब्रियम पे CH3COOH कंसंट्रेशन इनटू NH4OH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस कंसंट्रेशन एंड इनटू लिखना है, ये भी नोट्स में, ठीक है, लेकिन इस पेज में नहीं, अगले ही पेज में, CH3COO माइनस कंसंट्रेशन इनटू NH4 प्लस कंसंट्रेशन। अब देखें तो इन दोनों की कंसंट्रेशन लगभग बराबर ही थी, ठीक है। कहोगे सर इक्विलिब्रियम पे तो ये X होगा ही नहीं सर, इसमें तो Y क्या कर जा रहा है, आयनाइज हो जा रहा है, लेकिन Y तो नेग्लेजिबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू X ना, तो अप्रोक्स वही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं कि इन दोनों का अमाउंट अप्रोक्स क्या है, सेम ही है, इसमें Y आयनाइज हुआ उसमें मान लो Z, लेकिन दोनों ही बहुत ही नेग्लेजिबल होगा X के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ऐसा देख सकते हैं कि CH3COOH NH4OH अप्रोक्स X मोलर ही प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम पे, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, इन दोनों की भी बराबर, ठीक है। देख लो ना इधर C-X इनकी तो बराबर ही है, खैर, ठीक है। तो क्या आप KH को ऐसा लिख सकते हो, क्या आप KH को CH3COOH कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? देख लो भाई, ये दोनों बराबर है, हमें चाहिए था CH3COOH से हमको काम है, ठीक है, तो हमने NH4OH को रिप्लेस कर दिया उसके टर्म में, ठीक है। तो क्या मैं ध्यान से अभी क्या लिखा,
जो KH है वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया CH3COOH कंसंट्रेशन का स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई CH3, थोड़ा सा टफ है ये समझना पड़ेगा, CH3COO माइनस है ना का स्क्वायर। हमें तो क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो रूट अंडर KH लेना पड़ेगा, तो रूट अंडर KH दिस विल बी इक्वल टू CH3COOH कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COO माइनस कंसंट्रेशन। हाँ या ना, चलो भाई चलो भाई। तो यहां से अब अगर हम H प्लस लिखे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, KA इनटू इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट अंडर KH के बराबर हो गई। अब KH बताओ कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, इसको और प्यार से सॉल्व करें तो ये हो जाए KW इंटू KA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू KB, पूरे स्क्वायर रूट में ये सब कुछ, तो ये कैंसल, तो ये क्या आ गया, रूट अंडर KW इंटू KA अपॉन KB। तो यहां से देखें तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सही है। ठीक है, नाउ अगर हम लिखना चाहते दोनों तरफ लॉग लगा दे, क्यों, हमें pH निकालना है, लॉग H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन दिस विल इक्वल टू हाफ, क्यों हाफ लिया, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, KW इंटू KA अपॉन KB, इसका पावर हाफ, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लॉग H प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग KW प्लस लॉग KA माइनस लॉग KB। क्लियर है, दोनों तरफ माइनस लगा दो, तो माइनस लगाओगे हर जगह आएगा ये। ठीक है, हाँ, तो इधर तो क्या हो जाएगा, pH दिस विल बी इक्वल टू हाफ माइनस लॉग KW, ये क्या हो जाएगा PKW प्लस माइनस लॉग K, ये क्या हो जाएगा PKA, है ना, और माइनस रहने दो क्योंकि माइनस लॉग KB ऑलरेडी क्या है, PKB है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ pH व्हेन या फिर फॉर सॉल्ट ऑफ विक एसिड एंड विक बेस। क्लियर, हाँ, तो अब वो करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना, तीनों टर्म आएंगे, चूंकि यहां पे दो वीक वाला है तो सी वाला टर्म यहां पे नहीं आएगा, तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस is independent of concentration of salt। pH भी इंडिपेंडेंट है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इंडिपेंडेंट है, याद करना बहुत ही आसान है। pH निकाल रहे हैं, pK प्लस में होगा और माइनस, मतलब यहाँ पे दो अपोज कर रहा ना, एक जो CH3COOH था वो आयनाइज होकर क्या दे रहा था, H प्लस दे रहा था, और जो NH4OH था वो क्या दे रहा था, OH माइनस। ठीक है, तो OH माइनस वाले टर्म को घटा देना है। OH माइनस वाला टर्म क्या है, देखो कैसे याद करते हैं, PKB है, उसको घटा दो, बेस वाला पार्ट है ना, घटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद कर लेना है। तो थर्ड भी आंसर आ गया, और ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन आएगा वीक एसिड और वीक बेस में, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा के pH निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, नहीं कर पाओगे, बाकी सब में बेसिक मेथड से जाना है। ठीक है, नाउ यहां पे अगर हम देखें फोर्थ में नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में मतलब पार्ट 1 में ही बता दिया था कि इफ K इज ग्रेटर देन KB, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक बायोलॉजिक, है ना। अगर क्या है K इक्वल टू KB है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो चौथे केस में देखो सॉल्यूशन का नेचर फिक्स्ड नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कैसा सॉल्ट लिया है, मींस एसिड और बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर, हाँ, देख सकते हो, सिंपल ऐसे। ठीक है, अच्छा, एक और गहरी बात, वैसे मैंने समझाया, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो समझ चुके होंगे कि ऑल द फॉर्मूला ऑफ या फिर ऑल द फॉर्मूला डराइव्ड अर्लियर, मतलब पहले, ऑफ pH is valid only for pure salt solution। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मान लो सॉल्ट के साथ कोई स्ट्रॉन्ग वाला एसिड ऐड कर दिया है, तो क्या आप फॉर्मूला लगा के pH निकालोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। पूछ याद करो, फर्स्ट पार्ट में जो बताया था उस हिसाब से। तो अगले क्लास में वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछ लगा हो, पूछ नहीं लगा हो, सब करेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा आप रिवाइज कर जाओ, नेचर समझ जाओ,
आयनिक का। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया कि नेचर क्या है आयनिक का, एसिड प्लस एसिड तो क्या करना है, बेस प्लस बेस तो क्या करना है, एसिड प्लस बेस तो क्या करना है। ठीक है, हाँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।